गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आपका आज नया चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो ध्यान दीजिएगा, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ से आप लोग 9th में हो, अभी 8 से आप 9th में प्रवेश लिए हो, तो काफ़ी चीज़ें नई नई लग रही होंगी कि केमिस्ट्री में जूलॉजी पढ़ना पड़ रहा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री साइंस में केमिस्ट्री, जूलॉजी और उसमें फिजिक्स भी पढ़ना पड़ रहा है, फिर मैथ कई प्रकार के हो गए आपके। तो आप लोग मेहनत करिएगा, बाकी कहीं नहीं समझ में आएगा तो उसको पूछिएगा। चैप्टर हम प्रारंभ करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। देखो बेटा, ब्रह्मांड में 2 अवयव हैं। आई बात समझ में? क्या है ब्रह्मांड? जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में 2 अवयव हैं, एक द्रव्य और एक ऊर्जा। यहाँ से प्रारंभ करते हैं टॉपिक को। द्रव्य क्या है? आप पहले ही लेक्चर में बताया गया था कि द्रव्य जो स्थान घेरता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसमें निश्चित द्रव्यमान उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा वह कारक है जो किसी भी पदार्थ या किसी भी रूप को दूसरे नए रूप में क्या करे? परिवर्तित कर दे। बिना एनर्जी के किसी दूसरे रूप में परिवर्तन होना असंभव है। तो ब्रह्मांड के 2 घटक मुख्य हैं, एक द्रव्य और एक ऊर्जा। अब ध्यान देंगे, द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं परमाणु। नई भाषा में अभी इसका परिमार्जित रूप भी आगे आपको बताएंगे। इसमें थोड़ी सी कमी है, तो इसका संशोधन जब हुआ तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब नंबर है परमाणु संरचना, यानी वह परमाणु जिससे द्रव्य बना हुआ है, उस परमाणु की क्या संरचना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। तो पहले हम जानते हैं कुछ नियम। पहले हम जानते हैं कुछ नियम। पहला नियम आपका है, हम बता देते हैं, रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें कोई पदार्थ किस प्रकार से संयोग करता है, उसके बारे में कुछ नियम दिया गया, जिसे हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? ध्यान दीजिए कि कोई द्रव्य है, वह अपने दूसरे रूप में परिवर्तित होना चाह रहा है, तो जो दूसरे रूप में परिवर्तित होगा और पहले का जो द्रव्य है उसमें कोई परिवर्तन, उसका जो द्रव्यमान होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रोडक्ट के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रोडक्ट के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस आधार पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया, जिसे लोमोनोसाव 1756 में प्रकाश में लाए थे। इन्होंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है
कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। कोई भी पदार्थ है उसमें आप रासायनिक परिवर्तन करा रहे हो तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी अभिक्रिया के पहले जितना पदार्थ था उतना अभिक्रिया के बाद भी होगा, उतना अभिक्रिया के बाद भी होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको, 9th लेवल पे हो इसलिए एग्जाम्पल देख लें, अभी नाम नहीं सुने हुए। हाइड्रोजन और आयोडीन, मान लिया ये हाइड्रोजन की मात्रा 10 ग्राम है, आयोडीन की मात्रा 10 ग्राम है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो बनेगा 2HI जो बनेगा वो कितना होगा 20 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों का द्रव्यमान कितना है 10-10 ग्राम है, तो 20 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। यानी अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यानी हाइड्रोजन आयोडीन की क्रिया हुई जिससे बना क्या हाइड्रोजन आयोडाइड, तो बना हुआ हाइड्रोजन आयोडाइड कितना ग्राम है 20 ग्राम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम को लोमोनोसॉव ने 1756 ईस्वी में प्रकाशित किया। तो आइए देखते हैं अगला नियम। अगला नियम है आपका स्थिर अनुपात का नियम। किसका नियम? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का स्थिर अनुपात का नियम क्या है, ध्यान देंगे। एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित भारा अनुपात में होते हैं। इसलिए स्थिर अनुपात का क्या नियम है? एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित भारा अनुपात में उपस्थित होते हैं। इस नियम को जेएल प्रूस्ट ने प्रकाशित किया। कौन? जेएल प्रूस्ट। देखो जेएल प्रूस्ट, जेएल प्रूस्ट 1797 में इन्होंने क्या बताया कि एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित भारानुपात में व्यवस्थित होते हैं। आपको एग्जांपल हम बता देते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, लिखा है CO2, क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कितना है? कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16 गुणे 2, तो ये हो गया कितना 32, और यहाँ हो गया कितना 12। इसको हम काटेंगे तो 4 3 12, 4 8 32, यानी 3:8। ध्यान देंगे, कार्बन कितना है 12, कार्बन का परमाणु भार 12 है, 9th वाले ध्यान दें। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता 16, कितने ऑक्सीजन 2, तो 16 गुणे 2, परमाणु भार कितना 32, और कार्बन का 12, 4 से इसे कैंसिल कर दो, 3:8 आ जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो बना हुआ है यौगिक, उसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इस प्रकार जेएल प्रूस्ट 1797 में यह बताया कि एक निश्चित यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित भारानुपात में व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। निश्चित यौगिक में मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में निश्चित प्रकार के तत्व यानी कार्बन ऑक्सीजन में निश्चित भारानुपात में उपस्थित होते हैं, यानी 3:8 के ही अनुपात में होंगे, वो कभी 32:56 में नहीं परिवर्तित हो सकते। इसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इस टॉपिक को आप नोट करें, आगे हम बता रहे हैं अगला नियम, ध्यान देंगे अगला नियम, ध्यान देंगे। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल और देख लो, जैसे लिखा है H2O, ये भी तो यौगिक है बेटा। अब हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 1 गुणे कितना हो गया 2, तो टोटल परमाणु भार 2, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 से इसे कैंसिल कर दो, 1:2, 2 8 जा कितना 16, तो 1:8। अब जल का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारानुपात है वो निश्चित है, 1:8 ही है, वह कभी 2:15 या 2:18 नहीं बन सकता है। इसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अब नंबर आता है आपका
गुणित अनुपात का, गुणित अनुपात का नियम, ध्यान देंगे। तीसरा, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। डाल्टन 1803 में गुणित अनुपात नियम को प्रकाश में लाए थे। कौन वैज्ञानिक? डाल्टन 1803 में गुणित अनुपात के नियम को प्रकाश में लाए थे। तो देखिए गुणित अनुपात का नियम क्या है कि जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं परस्पर लघु पूर्णांकों में उपस्थित होते हैं। गुणित अनुपात का नियम क्या है, एक बार पुनः सुनेंगे। जब दो तत्व, ध्यान दीजिएगा, जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है वो परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है कार्बन और ऑक्सीजन। देखिए दो तत्व हैं, देखिए एक तत्व कार्बन है और एक तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन दो यौगिक बनाया, एक कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनाया और दूसरा बनाया CO2। क्या कह रहा है? जब दो तत्व संयोग करके यानी कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, एक तत्व जैसे ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न भार है ना, यहाँ ऑक्सीजन का कितना है 16 भार है, यहाँ ऑक्सीजन का कितना है 16 गुणे 2 है यानी 16 गुना 32 हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो 32 भार है यानी ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से यानी कार्बन का भार कितना है 12, यहाँ कार्बन का भार कितना है 12 यानी भिन्न भिन्न भार से संयोग करते हैं वो परस्पर लघु पूर्णांकों के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? लघु पूर्णांकों के रूप में है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा गुणित अनुपात का नियम, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना एक गुणित नियम की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। एक एग्जांपल आपको और हम देते हैं, दूसरा है देखिएगा, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो भिन्न भिन्न तत्व हैं और ये भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं और इसमें एक तत्व का भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है जो परस्पर लघु पूर्णांकों के रूप में होता है। जैसे नाइट्रोजन का नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखो फिर ऑक्सीजन भिन्न भिन्न हो गया और नाइट्रोजन हो गया सेम। यही तो है, जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है जो कि परस्पर लघु पूर्णांक के रूप में होता है। जैसे ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न भार नाइट्रोजन के निश्चित भार से संयोग किया तो आपस में क्या होंगे, परस्पर लघु पूर्णांकों के रूप में होंगे। ये देखिएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बनना। आगे बात समझ में। अब हम आपको बताते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या बताते हैं? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है, ध्यान दीजिए। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का देखो, व्युत्क्रम अनुपात के नियम को वैसे समझना थोड़ा कठिन है लेकिन एग्जांपल डायरेक्टली आपको हम बता रहे हैं। एग्जांपल देखेंगे।
एग्जाम्पल में क्या है, जैसे CO2 है और CH2 है, इसे बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड CH2, इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन का संयोग 2 ऑक्सीजन से, यहाँ कार्बन का संयोग 2 सल्फर से। ठीक है, अब व्युत्क्रम क्या कहता है कि कार्बन एक है, यहाँ कार्बन एक है, यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन यदि संयोग करें तो ऑक्सीजन या तो एक हो जाए, सल्फर 2 हो जाए, या सल्फर 1 हो जाए, ऑक्सीजन 2 हो जाए। यही व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। तो यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन संयोग करके बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड तीनों आपस में क्या हैं, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करते हैं। हमने बताया ना कि एग्जाम्पल से इसे समझना ज्यादा आसान है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से संयोग किया, यानी 2 ऑक्सीजन से संयोग किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ही सल्फर से संयोग किया, 2 सल्फर से संयोग किया तो कार्बन डाइसल्फाइड। अब बात आता है कि यदि सल्फर ऑक्सीजन से संयोग करे, या तो सल्फर की मात्रा 2 हो, ऑक्सीजन का 1 हो, या ऑक्सीजन का 2 हो और सल्फर का 1 हो, तो यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। यही क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। सल्फर 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। यहाँ ये क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। इसी को एक नियम के रूप में दिया गया है, ध्यान देंगे। इस नियम के अनुसार जिस भारानुपात में 2 तत्व, जिस भारानुपात में 2 तत्व, जैसे ऑक्सीजन को यहाँ हमने मान लिया A और सल्फर को मान लिया यहाँ B, जिस भारानुपात में 2 तत्व पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व C से, C को हमने क्या मान लिया C, देखो जिस भारानुपात में, समान भारानुपात में किसी 2 तत्व A और B किसी तीसरे तत्व C के साथ एक निश्चित भार से संयोग करते हैं। देखो अब यहाँ कार्बन तो समान है, कार्बन C है, यानी निश्चित है, यानी कार्बन की मात्रा समान है, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर की मात्रा क्या है, भिन्न है। उसी भारानुपात या उस भारानुपात के किसी सरल भिन्न में वे दोनों तत्व A और B से परस्पर संयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, A और B, यही चीज, A और B परस्पर संयोग करते हैं, यानी या तो A की मात्रा 2 हो, या तो B की मात्रा 2 हो, और A की मात्रा 1 हो, या A की मात्रा 2 हो, B की मात्रा 1 हो। तो यहाँ क्या हुआ, B ने 1 मात्रा व्यक्त किया और A ने 2 मात्रा व्यक्त किया। यही व्युत्क्रम अनुपात का क्या रहा, नियम रहा। आगे बात सुनिए। अब हम आपको बताएंगे, ध्यान देंगे, वैसे आपको एक लेक्चर दे रहे हैं, द्रव्य का अविनाशिता का नियम। द्रव्य का अविनाशिता का नियम, द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता हो, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये रहा द्रव्य का अविनाशिता नियम। अब हम आपको बताएंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कल एक क्लास डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपका प्रारंभ होगा और यहाँ तक आप लोग नोट्स बनाएंगे। और 9th के स्टूडेंट विशेष ध्यान दें कि जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, नियमित क्लास लें और आगे की भविष्य के लिए आप अग्रसर रहें और कड़ी से कड़ी मेहनत करें। गुड सर।